हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बिहार लाइब्रेरियन का क्लास नोट्स प्लेटफॉर्म बुक का है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। आज फर्स्ट चैप्टर है। आज इसको हम रेगुलर थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखेंगे। आज पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू इसका देख लेंगे। आज देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या दिया हुआ है? पुस्तकालय की परिभाषा, परिचय और इतिहास का भूमिका इसमें हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है पुस्तकालय। पुस्तकालय का क्या है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ इसमें दिया गया है कि पुस्तक प्लस आलय, अर्थात पुस्तकालय को पुस्तकों को संग्रह करने का स्थान पुस्तकालय कहलाता है। प्राचीन समय में पुस्तकालयों की भूमिका एक संग्रहालय के जैसी थी और प्रत्येक पुस्तकें केवल शोभा बढ़ाने के लिए होती थी, जो आम लोगों के पहुंच से क्या होती थी? बाहर होती थी। पहले के समय में बोल रहा है कि जो भी पुस्तकालय था वो क्या था? आम लोगों के पहुंच से बाहर था, वही बता रहा है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए, जिसमें से पहला सूत्र पुस्तकें यूज के लिए होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुंचे। जो एस.आर. रंगनाथन का दिया हुआ 5वां सूत्र है, 5 सूत्र है एस.आर. रंगनाथन का दिया हुआ जो 5 ला है, 5 ला एस.आर. रंगनाथन का है। जो फर्स्ट में क्या करता है? पुस्तकें यूज के लिए है। सेकंड में कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक होना चाहिए। थर्ड में कहता है प्रत्येक पाठक को पुस्तक होना चाहिए। फोर्थ में कहता है टाइम का बचत। और फिफ्थ में कहता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो वही फर्स्ट जो है, फर्स्ट नियम है। फर्स्ट में क्या कर रहा है? पुस्तकें यूज के लिए है। तो वही बोल रहा है कि एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए हैं, जिसमें से पहला सूत्र क्या है? पुस्तकें यूज के लिए हैं, उपयोगी के लिए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुंचे। जनरल सा बात है कि पुस्तकें यूज कब होगा? जब आम लोगों तक पहुंचेगा बुक, तब यूज के लिए होगा। तो वही एस.आर. रंगनाथन के अनुसार मतलब यही बुक कहा गया है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुंचेगा कब? जब यूज पहुंचेगा तब ना यूज होगा। आधुनिक समय में सूचनाओं के विशाल साहित्य के प्रबंधन और पाठक यह सूचना पहुंचाने के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। मतलब अभी के टाइम में बोल रहा है कि सूचना पहुंचना क्या हो गया? बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आइए अब देखते हैं पुस्तकालय के इतिहास। बोल रहा है पुस्तकालय के प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में बोल रहा है कि पहले क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय शिलालेख आदि के भंडारण के लिए एक भंडार गृह होता था। पहले बोल रहा है कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में क्या होता था? पहले शिलालेख पर लिखा जाता था। कोई पहले बुक नहीं था, तो उस टाइम क्या होता था? एक पत्थर का टुकड़ा होता था, मतलब पत्थर का शिला रहता था, उसी पर कुछ लेख लिखते थे। तो उसको भी रखने के लिए कोई जगह बना, वही जगह का क्या नाम था? भंडार गृह बनाया गया था। मतलब एक भंडार गृह बनाया गया था, उसमें से सभी शिलालेख को पहले लिख कर रखा जाता था। वही बोल रहा है। आगे चीनी यात्री इत्सिंग आया था। चीनी यात्री इत्सिंग कब आया था? इत्सिंग आए थे 671 से 695 ईस्वी में। इसने अपने लेखों में जो इसका इत्सिंग जो अपना लेख लिखे हैं, उसमें नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया है। नागार्जुन के जो विद्यापीठ पुस्तकालय था ना, उसका उल्लेख किया है। आगे ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, जो कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। तो वही बोल रहा है 675 से 685 ईस्वी में नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज की व्याख्या किया। किसमें क्या था? छोड़िए, चीनी यात्री आगे बोल रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आए 675 से 685 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज की व्याख्या की है। CU की ह्वेनसांग का क्या था? यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? CU की था। CU की उसी में बोल रहा है कि इसने ह्वेनसांग ने अपने क्या किए थे? पुस्तकालय का वर्णन किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या था? धर्मगंज था। धर्मगंज पुस्तकालय था। वही बोल रहा है उसके 3 भव्य इमारतें थी, जिसमें से रत्न सागर, रत्नोदी और रत्नगिरी। इसमें ये हमको डाउट लग रहा है कि धर्मगंज यहाँ नहीं होगा। धर्मगंज पता है, धर्मगंज जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, उसका पुस्तकालय का पूरा नाम था धर्मगंज। वो जो पुस्तकालय था ना, उसका नाम था। उसी के अंदर 3 बिल्डिंग था। 3 बिल्डिंग, तीनों का नाम था क्या? रत्न रंजक, रत्नगिरी, रत्नोदी। वही। और यहाँ लेकिन बुक में यहाँ लिख दिया है कि रत्नोदी, रत्न सागर और धर्मगंज। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है।
आगे देखिए, बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में इस पुस्तकालय को क्या किया था, आग लगा दिया था। कब लगाया था, 1205 ईस्वी में। किसने लगाया था, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा खंडहर में आग लगाया था कौन, नालंदा विश्वविद्यालय में, जो खंडहर के नाम से जानते हैं, उसमें आग कौन लगाया था, बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में लगाया था। आगे बोल रहा है मध्यकालीन में, मीडिएवल में आइए, मध्यकालीन मुगल शासकों ने पुस्तकालय के विकास के लिए बहुत जोर दिया था। लगभग हर राजा के टाइम में क्या, एक निजी पुस्तकालय होता था। उस टाइम बोल रहा है कि प्रत्येक राजा जो होते थे उसके टाइम में, लगभग सभी के टाइम में क्या होता था, पुस्तकालय होता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय की स्थापना किया था। अकबर कहाँ स्थापना किया था, फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय की स्थापना किया था। इसे ही अकबर के साम्राज्य इंपीरियल ग्रंथालय कहा जाता था। अकबर के साम्राज्य का इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाता था, वही फतेहपुर सीकरी में। बाबर और हुमायूं भी पुस्तक प्रेमी था। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से फिसल कर हो गया था। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसका मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ी पर से गिरकर हो गया था, फिसल कर हो गया था। हुमायूं का मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ी पर से फिसल कर हो गया था। उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, लाइब्रेरी का नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी उसका नाम था। दीन पनाह लाइब्रेरी। ये भी पूछ सकता है कि हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था लाइब्रेरी से फिसल कर, तो उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, दीन पनाह लाइब्रेरी था। आगे बोल रहा है अकबर के कार्यकाल में एक अलग विभाग बनाया गया था जिसे नाजिम कहा जाता था। उस टाइम जो मतलब लाइब्रेरी की देख रेख के लिए जो बनाया गया था उसे नाजिम कहा जाता था। अब आज़ादी के पूर्व बोल रहा है कि 15वीं शताब्दी में प्रेस मशीन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ था। पत्रिकाओं के क्या प्रकाशन में वृद्धि हो गया। पहले क्या होता था, पहले प्रेस जब मशीन का विकास नहीं हुआ था तो पहले क्या करते थे, पर सबको लिखा जाता था, पत्रिकाओं को क्या करा जाता था, लिखा जाता था। उसमें क्या लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था। अब क्या हुआ, प्रेस मशीन का आविष्कार हो गया तो अब पत्रिकाओं के प्रकाशन में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ। क्यों वृद्धि हुआ, क्योंकि लिखने में जितना ज़्यादा टाइम लग रहा था उससे बहुत कम टाइम लग रहा था उसको छापने में, प्रकाशित करने में। तो वही बोल रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुआ। कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में स्थापना हुआ। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में स्थापना हुआ। यही लिखा है कि कहाँ कहाँ स्थापना हुआ था। एक इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय कोलकाता में हुआ था, और कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी हुआ था मद्रास में। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी हुआ था मुंबई में, जैसे पुस्तकालय की स्थापना हुआ था। आखिर शुरुआती में पुस्तकालय केवल क्या होता था, विशिष्ट स्पेशल लोगों के लिए। पहले जो भी पुस्तकालय था ना, स्पेशल लोगों के लिए मतलब जाने दिया जाता था। लेकिन 1930 के में आम जनता के लिए भी उसे खोल दिया गया था। 1913 में क्या किया था, आम पब्लिक के लिए भी उसको खोल दिया गया था। आगे बोल रहा है आज़ादी के बाद है क्या, आज़ादी के बाद शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक पुस्तकालय के तेजी से विकास हुआ। आज़ादी के बाद जो हुआ, शैक्षणिक संस्थानों में एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक में क्या हुआ, एकेडमिक और पब्लिक में, पब्लिक मतलब शैक्षणिक और पब्लिक में पुस्तकालयों का क्या हुआ, बहुत तेजी से विकास हुआ। आगे कर रहा है राज्यों में विकास हुआ, किस कारण से विकास हुआ, अब वो दिया हुआ है। देखिए, राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने की पुस्तकालयों का तेजी से विकास हुआ। देखिए, विकास जो हुआ, नीचे लिखा था बहुत तेजी से विकास हुआ। विकास कैसे हुआ, क्या हुआ था, पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। राज्य में, स्टेट में क्या हुआ था, पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था, उसी कारण से तेजी से विकास हुआ था। अभी जानते होंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में 19 स्टेट ऐसा है जिसमें से पुस्तकालय एक्ट लागू है। कितना, 19 राज्यों में पुस्तकालय एक्ट लागू है। आगे उसको भी चर्चा करेंगे, जो चैप्टर में आएगा उसमें देखेंगे आगे। तो वही लिखा है। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में क्या हुआ था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था, 1948 में एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग की अनुशंसा की गई थी कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का कितना, 6.25%, कितना 6.25% या 40 रुपये प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च करेगा। इसमें सिर्फ छात्र का लिखा है 40 रुपये प्रति छात्र। और यहीं पर भी हम दूसरा बुक देखे थे तो उसमें था कि 100 रुपया कौन देगा, टीचर देगा, टीचर 100 रुपया टीचर। इसी में 40 रुपये प्रति छात्र तो दे ही रहे थे। क्या कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय के कुल बजट, जितना भी बजट आएगा विश्वविद्यालय का, उसमें से 6.25% खर्चा किया जाएगा लाइब्रेरी के ऊपर, या
कराए 40 रुपये प्रति छात्र, 40 रुपये प्रति छात्र प्लस 100 रुपये पर टीचर, 100 रुपया पर टीचर खर्चा करेंगे। आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया। यूजीसी के अनुसार 1957 में एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया। यूजीसी की अध्यक्षता में कब किया गया था? 1957 में, यूजीसी की देखरेख में किया गया था। एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में किया गया था, 1957 में किया गया था। आगे 1957 में ही केपी सिन्हा 1957 में ही केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया जो सार्वजनिक पुस्तकालय पाठकों के स्थिर भंडारण का उल्लेख किया। अब पूछेगा कि केपी सिन्हा की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था, वह किस लाइब्रेरी पर था, मतलब किस लाइब्रेरी को ध्यान में रख के किया गया था? तो पब्लिक लाइब्रेरी। किस लाइब्रेरी? सार्वजनिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय को किया गया था। कौन? केपी सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था गठन। वो किस पर था? पब्लिक लाइब्रेरी पर था। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 1964 से 66 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश किया गया था। इसमें कुल बजट का जितना भी बजट होगा उसमें से 6.5% देने की अनुशंसा की गई थी। कुल बजट का कितना देने की अनुशंसा की गई थी? 6.5% देने की अनुशंसा की गई थी। कुल बजट का कितना? 6.5%। आगे कर रहा है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इनफिल्मनेट की स्थापना की गई। इनफिल्मनेट क्या है? इनफिल्मनेट डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना, अभी जो इंडिया में है, जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना भी काम होता है इनफिल्मनेट के द्वारा ही किया जाता है। इनफिल्मनेट जो डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गया लाइब्रेरी के क्षेत्र में, वह इनफिल्मनेट के द्वारा किया जाता था। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1991 में। किसके अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था इनफिल्मनेट की स्थापना। इसका उद्देश्य था शैक्षणिक पुस्तकालय को विकास करना। इसका क्या उद्देश्य था? शैक्षणिक पुस्तकालय का क्या करना? एकेडमिक लाइब्रेरी को विकास करना था। आइए पुस्तकालय की अब परिभाषा देखते हैं। इधर हम ऊपर जो भी देखे हैं आगे थोड़ा थोड़ा था, कोठारी आयोग था, राधाकृष्णन आयोग था, और आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसका बहुत डिटेल से दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं पुस्तकालय की परिभाषा। पुस्तकालय का परिभाषा, पुस्तकालय जो है अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा लेबर से बना है। लेबर से ही क्या है? लाइब्रेरियन बना है। लाइब्रेरियन का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक, मतलब किताबों का घर। इसका क्या अर्थ होता है? हाउस ऑफ बुक, किताबों का घर होता है। कई देश ऐसे हैं, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया आदि में लाइब्रेरी के स्थान पर क्या कहता है? बिब्लियोथेका शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसको? बिब्लियोथेका शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बिब्लियोथेका शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कह रहा है पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान है। पुस्तकालय क्या है? एक पब्लिक संस्थान है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करना तथा उसको पाठकों की आवश्यकता अनुसार क्या करना? उपलब्ध करना है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया है कि पुस्तकालय एक पब्लिक संस्थान है जिसका कार्य जो होगा पुस्तकों की संग्रह की देखभाल करना। पुस्तक जो हम इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, उसका देखभाल करेगा, उसको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराएगा। जैसे पाठक को जो बुक की यूज करने का होगा उसको क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा और उसको देखरेख करेगा। किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। अब आइए एस आर रंगनाथन के अनुसार बोल रहा है कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान है। ये भी कहें कि सार्वजनिक संस्थान है या स्थापना जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों की नियमित पाठक के रूप में बदलने की कार्य करना था। ऐसा रंगनाथन जी के अनुसार था। ऑक्सफोर्ड मतलब सेम रूप से कर सकते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के और ऐसा रंगनाथन जो दिए थे लगभग सेम था। क्या था? ये दोनों कहे थे कि सार्वजनिक संस्थान है, ये भी बोले थे सार्वजनिक संस्थान है, और ये ऑक्सफोर्ड बोला था कि क्या? इसको संग्रह की देखभाल करना है और उसको क्या करना है? आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाना है। और इसमें भी बोला गया था इसका कार्य पुस्तकों की संग्रह की देखभाल करना है सेम, और रख रखाव करना है, और साथ ही उसको क्या करना है? नियमित पाठक के रूप में बदलना है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि उसकी भूमिका, पुस्तकालय को ठीक हम स्थापना कर देंगे तो उसका किस क्षेत्र में क्या भूमिका है उसको देखेंगे। जैसे हम सार्वजनिक क्षेत्र में उसका स्थापना करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक को फायदा होगा, शैक्षणिक क्षेत्र में स्टूडेंट को फायदा होगा, विशिष्ट क्षेत्र में स्पेशल लाइब्रेरी जिसके लिए होगा स्पेशल उसके लिए फायदा होगा, मनोरंजन के क्षेत्र में उसको फायदा होगा,
वही देखना है। आगे इसमें देखिए दिया हुआ है सार्वजनिक के क्षेत्र में, पब्लिक के क्षेत्र में। पब्लिक क्षेत्र में हम क्या करेंगे, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तक का विकास करेंगे तो लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे किसानों की नई तकनीक, जैसे किसान अगर वहाँ स्थापना कर देंगे, वहाँ नया नया बुक उसमें रख देंगे तो क्या होगा कि किसान के नई नई तकनीकों की जानकारी देने में मदद होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड मदद होगा। पालन पोषण के बारे में शिक्षित करना होगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उस शिक्षा के प्रसार में भी क्या होगा, सहायक होगा सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर हम उपलब्ध करवाएंगे तो। आगे बोला है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन करता है। जो फाउंडेशन है, जानते होंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी का फाउंडेशन कौन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। कौन है, राजा राम RRLF। इसकी स्थापना होता है 1972 में होता है। आगे देखिए यही जो था ना इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप करने का मतलब मेन जो अभी है RRLF का है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का है। तो यही बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना करने का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया में। आगे देखिए वही RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए क्या है, प्रोत्साहन देता है। आगे शैक्षणिक क्षेत्र में, अगर हम एकेडमिक के क्षेत्रों में पुस्तकालय का क्या करेंगे, लगाएंगे तो क्या फायदा होगा। शैक्षणिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्र में पुस्तकालय मेन रूप से 3 गो होता है। कौन कौन, एक हो गया स्कूल में लाइब्रेरी हो गया, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यही 3 गो, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एकेडमिक में हो गया। तो ये आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये पुस्तकालय छात्रों के अध्ययन की रुचि बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, अगर हम कॉलेज में लगाएंगे या स्कूल में लगाएंगे तो इस सब में क्या होगा, शिक्षा मतलब जो भी छात्र वहाँ होंगे उसको पढ़ने में क्या लगाएगा, रुचि बढ़ाएगा। आगे शिक्षा के स्तर को क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान करता है जिससे विद्यार्थियों को सार्वजनिक विकास हो सके, जिसमें क्या हो सके, विद्यार्थी का सार्वजनिक विकास हो सके। आगे ये स्पेशल पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी लगाएंगे। स्पेशल लाइब्रेरी वैसा लाइब्रेरी होता है जो स्पेशल क्षेत्र में होता है, जैसे अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में हम लगाएं तो उसमें जो भी बुक होगा, जो भी मटेरियल वहाँ होगा सब रिसर्च से रिलेटेड होगा, उसमें दूसरा नहीं होगा। आगे चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर हम डॉक्टरेट के मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में लगाएंगे तो उसमें वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ उसी से रिलेटेड रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में तो उसी से रिलेटेड होगा, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्पेशल अथी में लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, स्पेशल सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉफिट होगा, किसी विशिष्ट समूह के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विशिष्ट समूह के क्या करेगा, विशिष्ट आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। आगे मनोरंजन के क्षेत्र में लगाएंगे तो मनोरंजन के क्षेत्र में उसका भूमिका क्या, पुस्तकालय मनोरंजक और हास्य व्यंग्य के पुस्तकें उपलब्ध कराकर क्या करेगा, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन को भी प्रदान करेगा। आगे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में लगाएंगे। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, प्रत्येक पुस्तकालय जो होगा दुर्लभ प्रलेख हो गया और पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण जैसे तकनीकों के माध्यम से संरक्षण करेगा। आगे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण करेगा, क्या कब करेगा, जैसे हो गया क्या सांस्कृतिक धरोहर क्या हो गया, इंडिया में कौन कौन है, मान लेते हैं सांस्कृतिक धरोहर क्या है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, गीता हो गया, जो भी है तो उसको क्या करेगा, डिजिटली पांडुलिपि हो गया, उसको क्या करेगा, डिजिटलीकरण करके तकनीकी के माध्यम से क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। देखिए कोई भी चीज़ का जब डिजिटलीकरण करना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसको संरक्षित कर सके, मतलब बहुत कम इसमें इफेक्ट पहुँचे। अगर कोई भी आपदा आ गया, कुछ भी हो गया तो क्या हो सकता है कि डिजिटलीकरण रहेगा तो उसका इफेक्ट बहुत कम से कम पहुँच पाएगा, जितना कम होगा उतना कम इफेक्ट होगा। तो वही बोल रहा है सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में पुस्तकालय दुर्लभ प्रलेख, जो मतलब दुर्लभ है, बहुत कम रेयर मात्रा में उपलब्ध है, उसको पांडुलिपि को डिजिटलाइजेशन करेंगे ताकि जैसे कि नई जो तकनीकी के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। आगे आया सूचना प्रसारण के, इंफॉर्मेशन प्रसारण के क्षेत्र में। अगर इंफॉर्मेशन प्रसारण के क्षेत्र में करेंगे तो क्या भूमिका निभाएगा, पुस्तकालय अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से क्या करेगा, पाठकों तक पहुंचाता है। जो विस्तार कार्यक्रम है उसके तहत क्या करेगा, पाठकों तक पहुंचाएगा। आगे ये चैप्टर खत्म हो गया। हम अगला क्लास में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन सब चैप्टर का 25 क्वेश्चन रहता है, उसका आगे हम देखेंगे 25 क्वेश्चन का नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें से हम 25 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे।